Good morning, students. I am Mukul Yadav, and in today's class, we are going to begin with some different or new chapter, which is kinematics. Okay, तो बेटा अभी तक जितने भी मैंने चैप्टर कराए हैं उनमें से सब बहुत ज़्यादा चैप्टर ऐसे थे जो आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड थे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको करवाया बेसिक मैथमेटिकल टूल, वहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन भी पढ़ाया, मैंने इंटीग्रेशन भी पढ़ाया आपको। वो इसीलिए पढ़ाया क्योंकि वो है तो पूरा मैथमेटिक्स का पार्ट, लेकिन उसका फिजिक्स के अंदर बहुत यूज़ होता है, तो इसीलिए मैंने आपको पूरा चैप्टर करवाया आपको। इससे पहले आपको वेक्टर्स भी करवाए, तो वेक्टर्स तो पूरा फिजिक्स में यूज़ होता ही है, लेकिन फिर भी अगर मैं कोर की बात करूं कि वेक्टर होता, जो वेक्टर जो हमारा चैप्टर आता है वो पूरा मैथमेटिक्स के अंदर ही आता है आपका। ओके, तो ये चैप्टर इसीलिए करवाए गए ताकि आपको जो मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है, या फिर जो पूरी फिजिक्स भी बोल सकते हैं आप क्लास 11th या 12th में, उसके अंदर आपको जो मैथमेटिक्स जब अप्लाई करें तो उसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। बेटा ये जो काइनेमेटिक्स जो चैप्टर है, अगर कोई मेरे से पूछे कि आपकी कोर फिजिक्स कहाँ से स्टार्ट होती है क्लास 11th की, तो मैं बोलूँगा कि आपकी जो कोर फिजिक्स स्टार्ट होती है वो काइनेमेटिक्स से ही स्टार्ट होती है आपकी। ओके, और यहाँ से ही आपकी जो काइनेमेटिक्स से ही आपके जो क्लास 11th का जैसे बताते हैं फिजिक्स में, अगर आपने देखा होगा सर्च किया होगा तो क्लास 11th का है जो मेनली होता है फिजिक्स में, वो होता है क्या, मैकेनिक्स। ओके, और क्लास 12th में आप इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है वो आपका काइनेमेटिक्स से ही स्टार्ट होता है। ओके, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, काइनेमेटिक्स क्या होता है, इसमें हम करेंगे क्या। तो जो काइनेमेटिक्स होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसी भी पार्टिकल के मोशन के बारे में, कि कोई भी पार्टिकल है उसके मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। किसके केस में, काइनेमेटिक्स के केस में। और इसमें हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कोई भी पार्टिकल जो भी मोशन कर रहा है, तो ऑफकोर्स की बात है, अगर वो मोशन कर रहा है तो कोई ना कोई उसके लिए एक्सटर्नल रीजन रहा होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स रहा हो जिसकी वजह से वो मोशन करता है। ठीक है, तो हम उसका एक्सटर्नल फोर्स या फिर जो एक्सटर्नल रीजन है जिसकी वजह से वो मोशन कर रहा है उसके कारण को जानने की कोशिश नहीं करते। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि किसकी वजह से वो मोशन हो रहा है, हम बस केवल उसके मोशन के बारे में स्टडी करते हैं कि पार्टिकल मेरा यहाँ से जा रहा है, तो ये इस पार्टिकल की स्पीड है, ये इस पार्टिकल की डिस्टेंस है, ये इस पार्टिकल का एक्सेलेरेशन हो सकता है, ये इस पार्टिकल की वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, काइनेमेटिक्स क्या होता है। इट इज द स्टडी ऑफ motion of a particle without knowing और विदाउट कंसिडरिंग द cause of motion, विदाउट कंसिडरिंग लिख दीजिए आप, विदाउट कंसिडरिंग द cause of motion। और ब्रैकेट में लिख लीजिए एग्जाम्पल फोर्स, क्योंकि यूजुअली फोर्स की वजह से ही मोशन होता है, तो हम फोर्स को जानने की कोशिश नहीं करते कि किसकी वजह से मोशन हो रहा है। ठीक है, किसकी वजह से मोशन हो रहा है उसके सोर्स को जानने की कोशिश नहीं करते, उसके कारण को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हम बस मोशन के बारे में स्टडी हो रहा है कि हमारा मोशन हो रहा है, तो बस उसके बारे में ही जानने की कोशिश करते हैं। ओके, किसके अंदर, काइनेमेटिक्स में। अब हमारा मोशन भी कई तरह से हो सकता है, कि हो सकता है कि कोई पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, मोशन इन 1D। एक स्ट्रेट लाइन के अगर अंदर ट्रेवल कर रहा है तो उस पार्टिकल को बोल सकते हैं हम क्या, मोशन इन 1D। हो सकता है कि कोई पार्टिकल किसी 2D के अंदर ट्रेवल कर रहा है, जैसे कि आपको पता है कि कोई पार्टिकल को जैसे मैं किसी एंगल पे थ्रो करता हूँ, आप अर्थ के ऊपर किसी भी पार्टिकल को किसी एंगल पे थ्रो करते हैं, तो कुछ पार्टिकल ऐसे करके ऐसे गिर जाता है हमारा। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो ऐसे करके ऐसे गिरता है। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं क्या,
कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, लेकिन पार्टिकल किसी प्लेन के अंदर जा रहा है, तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन 2D। ओके, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन अभी आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाना चाहिए कि हमारा जो मोशन हो सकता है किसी भी पार्टिकल का, वो एक तो 1D के अंदर होता है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अंदर जाता है, और 2D के अंदर भी हो सकता है जब पार्टिकल एक से ज्यादा डायरेक्शन में जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में ना चलते हुए किसी प्लेन के अंदर चल रहा होगा। ओके, तो काइनेमैटिक्स जो है इसको मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकता हूं आपका। हमारे क्लास 11th के हिसाब से काइनेमैटिक्स में हम इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम स्टडी तो क्या करना है, मोशन के बारे में स्टडी करना है। तो एक तो क्या हो सकता है कि जो मोशन है मेरा वो किसके अंदर है, मोशन इन 1D। 1D मींस वन डायमेंशनल। एक क्या हो सकता है काइनेमैटिक्स में, मोशन क्या हो सकता है हमारा 2D के अंदर हो सकता है, मोशन इन 2 डायमेंशन। जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ना चलते हुए किसी प्लेन पे चलता है, किसी प्लेन में चलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोशन इन 2D बोलते हैं। और मोशन इन 1D को भी हमारा एक दूसरा जो नाम होता है मोशन इन 1D को, उसको हम बोल देते हैं रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल देते हैं, इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन इन 1D को बेटा क्या बोल देते हैं, कई बार क्या बोल देते हैं, इसका दूसरा क्या नाम है, रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, तो रेक्टिलिनियर मोशन से भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रेक्टिलिनियर मोशन भी क्या होता है, मोशन इन 1D ही होता है आपका। ओके, मोशन इन 2D बोल देते हैं इसको, कई बार क्या बोल देते हैं इसको, मोशन इन ए प्लेन और मोशन इन ए प्लेन। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे मोशन इन 1D, कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन, उसके बारे में हम देखेंगे किसके अंदर, मोशन इन फर्स्ट चैप्टर के अंदर काइनेमैटिक्स के। ठीक है, और जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम 2D वाले मोशन को कवर करवाएंगे आपका। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन 1D। तो स्टार्ट करते हैं हमारा मोशन इन 1D और रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, तो मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूं आपका अभी ऊपर, जो आपका मेन चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी में, वो है मोशन इन 1 डायमेंशनल, मोशन इन 1 डायमेंशनल 1D। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रेक्टिलिनियर का क्या मतलब है कि जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करता है या फिर 1D के अंदर सब ट्रेवल करता है, 1 डायमेंशन के अंदर ट्रेवल करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, रेक्टिलिनियर मोशन बोल देते हैं। इफ पार्टिकल is traveling in a straight line, if a particle is traveling in a straight line, then it is called as rectilinear motion, then it is called as rectilinear motion। ओके, तो सपोज कर लीजिए कि कोई पार्टिकल है हमारा, ये पॉइंट ए से स्टार्ट किया, ठीक है, और पॉइंट बी यहां पे है, तो पॉइंट ए से बी पे यहां पे आया, और उसके बाद ए से बी पे गया और बी से फिर वापस मुड़ गया। तो यहां पे आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोल देते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोल देते हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर कि स्ट्रेट लाइन में अगर कोई भी पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन हम बोल देते हैं। ओके, अभी बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है इसी के अंदर,
वो आती है आपकी रेफरेंस फ्रेम। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, वो आती है क्या आपकी रेफरेंस फ्रेम। तो अभी क्या होती है रेफरेंस फ्रेम, क्या होता है वो हम देख लेते हैं क्या होता है। इट इज द, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द जोन, इट इज द जोन, जोन बोल दिया फिर एरिया बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। इट इज द जोन और एरिया फ्रॉम विच observation are made from which the observation are made about the motion parameters, about the motion parameter। It is the zone or the area from which observation are made about the motion parameters। ठीक है, अभी एक नई टर्म, सबसे पहले तो कई चीजें आपके लिए नई आ गई यहाँ पे। मोशन पैरामीटर क्या होते हैं, ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही कि मोशन पैरामीटर क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि काइनेमेटिक्स में क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं मोशन के बारे में। ठीक है, तो मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन मोशन में होता क्या है, मोशन में हम क्या स्टडी करेंगे। तो मोशन के बारे में एक तो आपको दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि उसके डिस्टेंस क्या है, ये चीज़ आपको शायद क्लास 9th में आपने करवा दी। उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, उस पार्टिकल की स्पीड क्या है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, उस पार्टिकल का एक्सेलेरेशन क्या है। ये सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करना ही हम बोलते हैं कि ये मोशन के पार्ट होते हैं। जितना स्पीड है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन है, ये सभी क्या होते हैं, मोशन के पार्ट होते हैं। तो जब हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं तो हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, इनडायरेक्टली जो मोशन के ये पैरामीटर होते हैं, जो कि होता है क्या, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इन पैरामीटर्स के बारे में ही जानकारी प्राप्त करते हैं, इन पैरामीटर्स के बारे में ही पढ़ते हैं। ओके, इन पैरामीटर्स के बारे में ही स्टडी करते हैं। ओके, तो मोशन के पैरामीटर्स सबसे पहले मैं लिख देता हूं। पैरामीटर्स कौन से होते हैं मोशन के, साइड में करके लिख रहा हूं। आपकी जो मोशन के पैरामीटर हो सकते हैं वो क्या हो सकता है, आपका डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, स्पीड हो सकता है आपका, वेलोसिटी। ठीक है, और आपका क्या भी हो सकता है, एक एक्सेलेरेशन हो सकता है आपका। नीचे लिख दिया मैंने, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए इसका। नीचे क्या होता है, एक एक्सेलेरेशन भी लिख लीजिए। ठीक है, तो जब मोशन के बारे में स्टडी करते हैं तो इसका मतलब हम मोशन के इन पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि उसका डिस्टेंस क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलेरेशन क्या है। यही चीज हम स्टडी करते हैं किसी भी पार्टिकल की। ठीक है, तो अभी ये चीजें जब हम स्टडी करते हैं, डिस्टेंस स्टडी करते हैं, डिस्प्लेसमेंट स्टडी करते हैं, स्पीड या फिर वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन स्टडी करते हैं, ये हम एक स्पेसिफिक एरिया से स्टडी करते हैं, किसी जोन से खड़े होकर स्टडी करते हैं किसी भी पार्टिकल के बारे में। ठीक है, जिस जोन से या फिर जिस एरिया से खड़े होकर ये सभी पैरामीटर्स को हम ऑब्जर्व करते हैं, या इन सभी जो ये पैरामीटर्स जो हमारे आए हैं, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जिस जगह से हम इन सबको ऑब्जर्व करते हैं, जोन एरिया क्या होता है, जिस जगह से हम इन सबको ऑब्जर्व करते हैं उस जगह को ही हम क्या बोलते हैं, उस जोन या एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम। एक एग्जांपल दूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये है मेरा कोई पार्टिकल, ये है कोई मेरा, सपोज कर लीजिए कोई कार आ रही है हमारी। ओके, और ये जा रही है कुछ, सपोज कर लीजिए आपकी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। यहां पे मैं खड़ा हुआ हूं, मैं खड़ा हुआ हूं किसके ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़ा हुआ हूं, और मैं इसको क्या कर रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो मैं जब ऑब्जर्व करूंगा अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़ा होकर, तो मैं क्या बोलूंगा, वेलोसिटी ऑफ द कार क्या है, 10 मीटर पर सेकंड।
तो ये होगी मेरा जो ग्राउंड फ्रेम हो, जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं, जहां से मैं चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, वो क्या होती है, वही क्या होती है, मेरी रेफरेंस फ्रेम होती है। तो यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम क्या है आपकी, ग्राउंड फ्रेम है। ग्राउंड पे आप खड़े होके आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपकी क्या होगी, आपकी ग्राउंड फ्रेम क्या होगी, आपकी रेफरेंस फ्रेम हो गई। जहां से आपने देखा कि स्पीड ऑफ द कार क्या है आपकी, वैसे भी 10 मीटर पर सेकंड थे, लेकिन जब यहां से भी आप देखेंगे तो आपको स्पीड क्या दिखेगी कि कार की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड ही है। ओके, अभी जरूरी नहीं है कि हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है, जहां से हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो रेस्ट के ऊपर हो। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल जैसे मैं आपको देता हूं रेफरेंस फ्रेम के बारे में। एक एग्जांपल तो ये हो गया आपका, अभी सपोज कर लीजिए ये सेम कार है, ये जा रही है कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से। आपने इसको ग्राउंड के ऊपर खड़े होकर ऑब्जर्व किया, तो आपने देखा कि कितनी स्पीड से जा रही है, तो भी आप देखेंगे कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। अभी आपने क्या किया, आप खुद एक किसी कार्ट के ऊपर बैठ गए, खुद किसी कार्ट के ऊपर बैठ गए, मैंने नीचे बना दिया इस कार्ट को, एक कार्ट के ऊपर आप खुद बैठ गए हैं। ओके, यहां पे बैठ के आप इसको, ये जो कार थी हमारी, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कार्ट के ऊपर बैठ के, और आपने देखा आपकी जो कार्ट है वो भी कितनी स्पीड से जा रही है, वो भी सपोज कर लीजिए कि वो भी आगे की तरफ जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से। स्टार्टिंग में आप ग्राउंड फ्रेम से, जो ग्राउंड पे खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे थे, तो होगी थी आपकी क्या, ग्राउंड फ्रेम। वहां से आपने देखा आपकी स्पीड क्या थी इसकी, 10 मीटर पर सेकंड। अभी आप क्या कर रहे हैं, कोई कार है, चलती हुई कार, ठीक है, वहां से आप कार को देख रहे हैं, तो आप चलती हुई कार से जब यहां से जो आप जिस कार के ऊपर आप बैठे हुए हैं, वो खुद भी कितनी स्पीड से जा रही है, 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस वक्त क्या होगी, जो ये कार्ट आ गई, ये क्या होगी, आपकी रेफरेंस फ्रेम आ गई। तो रेफरेंस फ्रेम सीधा सा सिंपल सा याद रखिए आप, कि जहां से चीजें ऑब्जर्व की जाती है, जहां से चीजें पढ़ी जाती है कि कोई भी पार्टिकल का मोशन क्या है, जिस जगह से आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम। स्टार्टिंग में आप यहां से देखें तो रेफरेंस फ्रेम, आप ग्राउंड पे खड़े थे तो रेफरेंस फ्रेम क्या था, आपका ग्राउंड था। तो वहां से आपने कार की स्पीड देखी, कितनी है आपकी, 10 मीटर पर सेकंड है। दूसरी जो केस में आप खुद किसी कार्ट के ऊपर बैठ गए हैं, ठीक है, वो कार्ट भी 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, वहां से चीजों को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपकी रेफरेंस फ्रेम क्या होगी, आपकी यहाँ पे ये जो कार्ट था, यही आपकी क्या होगी, रेफरेंस फ्रेम, क्योंकि आप इस पे बैठ के चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं अबाउट द कार। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे कि आपकी रेफरेंस फ्रेम से ही आपको चीजें ऑब्जर्व करनी है, हर कोई चीजें, जो भी मोशन आपको ऑब्जर्व करना है वो रेफरेंस फ्रेम से करना है। तो स्टार्टिंग में यहां से आप देख रहे थे, तो आप से मैंने पूछा कि स्पीड ऑफ कार क्या होगी, तो आप बोलेंगे कि ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो यहां से भी हमको 10 मीटर पर सेकंड ही दिखने वाली है, तो स्पीड ऑफ द कार कितनी होगी, आपकी 10 मीटर पर सेकंड होगी। अभी जो दूसरी चीज मैं बोला, दूसरी चीज मैंने पूछा आपसे कि जब मैं कार पे बैठा हुआ हूं, तो आपको इसकी स्पीड क्या दिखेगी, कार की स्पीड, तो आप बोलेंगे कि वैसे तो ये 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, तो आप बोलेंगे कि ये 1 सेकंड में 10 मीटर चलेगी, लेकिन आप खुद भी चल रहे हैं, आप कितना चल रहे हैं, 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहे हैं। तो इसका मतलब जब आप कार्ट से देखेंगे इस कार को, तो आपके हिसाब से कितनी जाएगी 1 सेकंड में, क्योंकि 10 मीटर चलेगी ये, लेकिन आप खुद भी चल रहे हैं, आप कितना चल रही है, 1 सेकंड में 2 मीटर, तो आपके हिसाब से तो इतनी चली, जो कितना बच गया, ये 2 मीटर था, ये 10 मीटर था, तो आपके हिसाब से तो कार कितनी चली है, बस केवल 8 मीटर चली है, तो इसकी स्पीड ऑफ द कार कितनी दिखेगी आपको, 8 मीटर पर सेकंड दिखेगी। ओके, तो यहां से अगर मैं बात करूं इस वाले केस में, स्पीड ऑफ द कार विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, जहां से ऑब्जर्व करते हैं वो लिख देता हूं विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है, वो रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से। तो अगर मैं यहां की बात करूं ऊपर वाले की केस की, स्पीड ऑफ कार
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के हिसाब से। अगर रेफरेंस फ्रेम आपकी ग्राउंड पे है तो स्पीड ऑफ कार क्या है आपकी, तो वो आप बोलेंगे कि वो आपकी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरे वाले केस में जब आप कार से चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, क्योंकि आपकी ऑब्जर्व फ्रेम जो रेफरेंस फ्रेम है जहां से चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हो क्या है आपकी कार्ट है, तो वहां से स्पीड ऑफ कार कितनी आई आपकी 8 मीटर पर सेकेंड आई। तो एक चीज तो आपकी समझ में आ जानी चाहिए यहां से कि हमारी जो रेफरेंस फ्रेम है वो रेस्ट पे भी हो सकती है, और जो रेफरेंस फ्रेम है जहां से आप चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या हो सकती है आपकी मोशन में भी हो सकती है। दोनों ही चीजें हो सकती है, जहां से आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं हो सकता है कि आप खुद भी चल रहे हो, ठीक है। तो आपकी जो रेफरेंस फ्रेम है वो मोशन में भी हो सकती है, या फिर जो रेफरेंस फ्रेम जहां से चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं वो क्या हो सकती है आपकी रेस्ट पे भी हो सकती है। ओके, तो यहां पे लिख लीजिए ये चीज, रेफरेंस फ्रेम रेफरेंस फ्रेम reference frame can be at rest or motion, वो रेस्ट पे भी हो सकती है और मोशन पे भी हो सकती है। और आपने एक चीज और ऑब्जर्व किया कि रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से जो मोशन के जो पैरामीटर्स हैं वो भी आपके चेंज हो रहे हैं। यहां पे आपने रेफरेंस फ्रेम में देखा कि आपको स्पीड क्या दिखी, आपको 8 मीटर पर सेकंड दिखी, लेकिन जब इस रेफरेंस फ्रेम से देखा, ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम से देखा, तो आपको स्पीड कितनी दिखी 10 मीटर पर सेकंड दिखी। तो एक पॉइंट और नोट डाउन करके लिख सकते हैं इसके बारे में, रेफरेंस फ्रेम के बारे में, कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल also depends on the reference frame। जो किसी भी पार्टिकल का जो मोशन होता है वो रेफरेंस फ्रेम पे भी डिपेंड करता है कि कहां से हम चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ऑब्जर्व करने वाला ही सपोज कर लीजिए बहुत तेजी से दौड़ रहा है, या फिर वो भी किसी स्पीड से भाग रहा है, या फिर दौड़ते हुए चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको स्पीड कम ही दिखने वाली है, ऑब्वियस सी बात है। और अगर वो खड़ा है तो उसको एक्चुअल स्पीड दिख जाएगी किसी भी पार्टिकल की। तो जो भी पार्टिकल का जो मोशन होता है वो किसके ऊपर भी डिपेंड करता है, रेफरेंस फ्रेम पे भी डिपेंड करता है। रेफरेंस फ्रेम क्या होती है, जहां से चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, और इसको रब कर देता हूं। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, सपोज कर लीजिए कि कोई ये हमारी कोई कार है, ओके, और ये चल रही है कुछ, सपोज कर लीजिए कि 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है। यहां से आपने चीजों को ऑब्जर्व किया, ग्राउंड पे खड़े होकर ऑब्जर्व किया एक, तो दूसरा आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, दूसरा आप ऑब्जर्व कर रहे हैं आप खुद किसी कार्ट के ऊपर बैठ गए हैं और उस कार की जो स्पीड है वो है आपकी 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको बताना है स्पीड ऑफ द कार, ये आपकी रेफरेंस फ्रेम होगी दोनों। तो आपको बताना क्या है, फाइंड स्पीड ऑफ कार
ये हमारी है कार्ट, स्पीड ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड कार्ट। ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ग्राउंड से जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि एक यहाँ पे है कुछ का, ठीक है। आप ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टार्टिंग में t = 0 टाइम पे यहाँ पे है, 1 सेकंड के बाद आप देखेंगे कि आपसे कितनी और दूर चली गई ये कार, आप देखेंगे 5 मीटर और दूर चली गई है। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ द कार कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड। तो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड तो आपको वही दिखेगा जो आप जिस स्पीड से कार चल रही है आपकी एक्चुअल में। तो स्पीड ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप क्या बोलेंगे, तो स्पीड ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में ऐसे लिख रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में ऐसे करके लिख सकता हूं ग्राउंड। ओके, तो वो आपकी क्या दिखेगी, आपको 5 मीटर पर सेकेंड ही दिखेगी। सेकेंड वाले में आपको क्या करना है, स्पीड ऑफ कार आपको निकालनी विद रिस्पेक्ट टू कार। अभी आपको पता है कि कार्ट भी मेरा मूव कर रहा है और कार भी मेरी मूव कर रही है। आपकी कार 1 सेकंड में कितना मूव करेगी, 5 मीटर पर सेकंड मूव करेगी। आपका कार कितना मूव करेगा 1 सेकंड में, तो आप बोलेंगे 4 मीटर पर में 4 मीटर क्या करेगा, मूव करेगा। तो एक बार ऐसे डायग्राम बना देता हूँ। सपोज कर लीजिए स्टार्टिंग में t = 0 पे मैंने देखा कार्ट भी, मेरी कार भी यहीं है और मेरा कार्ट भी यहीं पे है, सपोज कर लीजिए ऐसा है। तो आपको हर 1 सेकंड के बाद आप देखेंगे कार कितनी चली जाएगी, 5 मीटर चली जाएगी 1 सेकंड के बाद। और कार कितना मूव करेगा 1 सेकंड के बाद, तो आप बोलेंगे 4 मीटर चलेगा ये, तो ये कहां यहाँ पे पहुंच जाएगा 4 मीटर। तो आपके हिसाब से, क्योंकि ऑब्जर्व आप कार्ट से कर रहे हैं, तो आप कार्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, तो ऑब्जर्व आप कार्ट से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप अपने आप को नहीं देख पा रहे कि आप मूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आप केवल कार को देख पा रहे हैं। तो आपके हिसाब से कार कितना मूव हुआ है, तो आप बोलेंगे आपके हिसाब से कार केवल 1 मीटर चला है और कितने टाइम में चला है, 1 सेकंड में चला है। तो स्पीड ऑफ कार अगर मैं बोलूं विद रिस्पेक्ट टू द कार कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि 1 ही मीटर चला 1 सेकंड में, तो 1 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी किसकी, कार की विद रिस्पेक्ट टू कार। स्पीड ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू कार हम लिख सकते हैं, वो कितनी हो जाएगी आपकी, स्पीड ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू कार, तो वो आपकी आ जाएगी 5 - 4 मीटर पर सेकंड। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1 मीटर पर सेकंड। तो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू कि कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से कैसे हमारे मोशन के पैरामीटर जो स्पीड है वो हमारी चेंज होती है। ओके, अभी बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे अभी मोशन पैरामीटर के बारे में। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि मोशन के कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जो हमको ऑब्जर्व करने पड़ते हैं मोशन के अंदर, तो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अभी इन मोशन पैरामीटर को 1 by 1 हम स्टडी करते हुए चलते हैं। ओके।